गुड मॉर्निंग गाइज। पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें टॉपिक से आज हम करेंगे तीसरा पार्ट, जो कि होने वाला है महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेजर्ट ब्रेड स्टॉक के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल है। तो ये है हमारी हरियाणवी गाय का उपनाम है, वो है डेजर्ट ब्रेड स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट, भैंस की सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। तो देखिए जो भदावरी है, इसका जो रंग होता है वो होता है तांबे के जैसा, यानी कि सुनहरा रंग होता है। तो जो ब्लैक रंग होता है वो सबसे अधिक जो उष्मा है उसको अवशोषित करता है, जबकि इसका रंग है तांबे के जैसा। तो ये सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल है भैंसों में। जबकि जो सबसे अधिक गर्मी लगती है वो लगती है हमारी मुर्रा भैंस को, क्योंकि उसका रंग है वो सबसे अधिक काला है, जेड ब्लैक है बिल्कुल, जिसके कारण। तो देखिए इसके अलावा इस भदावरी का दूसरा फैक्ट कि इसे घी का कटोरा भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके दूध में जो वसा की मात्रा होती है वो होती है 12 से लेकर 14%। ये दो फैक्ट हो गए भदावरी भैंस के लिए। चलिए, गाय की संकर नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन नस्ल है। ये बात कर रहा है संकरित नस्लों की गाय में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रीजवाल। ये एक संकरित नस्ल है गाय की। जबकि हम यदि बात करें देसी हो चाहे विदेशी हो, उन नस्लों में जो सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करती है उस गाय का नाम है होल्स्टीन फ्रीजियन। और यदि हम बात करें देसी नस्लों की तो हो जाएगा हमारा साहीवाल। यानी कि साहीवाल तो होगा हमारा देसी नस्लों में, गाय की देसी नस्लों में जो सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है वो होता है साहीवाल नस्ल से। जबकि देसी हो चाहे विदेशी हो, सभी नस्लों में जो सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है वो होता है होल्स्टीन फ्रीजियन से, जो कि एक विदेशी नस्ल है होल्स्टीन फ्रीजियन। और संकरित नस्लों में फ्रीजवाल से। उसके बाद नेक्स्ट, भेड़ों का पालन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो ये देखिए भेड़ों से एक तो ऊन प्राप्त की जाती है और दूसरा चमड़ा प्राप्त किया जाता है। और देखिए जो भेड़ों के द्वारा जो मांस प्राप्त किया जाता है उसको कहा जाता है मटन। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन आजकल आमतौर पर जो मटन शब्द यूज में लेते हैं वो लेते हैं बकरे के लिए, लेकिन हमें हमारी आरबीएससी की बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो जो मटन है वो होगा हमारा भेड़ों के मांस के लिए। देखिए मैंने पिछला पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट में बताया था कि जो बकरी का पालन किया जाता है वो किया जाता है सिर्फ और सिर्फ मांस के लिए, बकरी का पालन किया जाता है लेकिन, और भेड़ का किया जाता है ऊन और चमड़े, इन दोनों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट, मादा ऊंट कितने वर्षों के अंतराल में बच्चा देती है? तो देखिए जो ऊंटनी का जो गर्भित काल होता है वो लगभग होता है 390 से लेकर 400 दिन का, लगभग होते हैं 13 महीने। लेकिन इसमें ईयर पूछा है और उनका अंतराल पूछा है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 2 वर्ष के अंतराल पर जो ऊंटनी है वो बच्चा देती है। और यदि दिनों में काउंट करें कि उसका गर्भित काल कितना होता है तो आपको बताना है 390 से लेकर 400 दिन ऊंटनी का गर्भित काल होता है। उसके बाद में देखिए भेड़ की पूर्णतया रेगिस्तानी नस्ल है, यानी कि वो नस्ल जो मेन रूप से रेगिस्तान के इलाकों में ही उसका वितरण क्षेत्र होता है। तो वो है हमारी जैसलमेरी नस्ल की भेड़। इसका जो मूल उत्पत्ति स्थान है वो भी जैसलमेर जिला है, जो कि एक रेगिस्तानी जिला है। और उसके बाद में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन जिलों में ये पाई जाती है। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है ये। इसके अलावा देखिए ये जैसलमेरी है, ये शब्द भी बहुत अधिक लंबा है, बड़ा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो भेड़ों की जो सबसे अधिक भारी नस्ल है वो भी हमारी हो जाएगी जैसलमेरी। और सबसे अधिक ये भारी है, यानी कि इसके शरीर का आकार बड़ा है, तो इसी के द्वारा सबसे अधिक मांस भी प्राप्त होता है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। मिनिएचर उपनाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल है। मिनिएचर का मतलब होता है कोई भी प्रतिरूप, ये फिर हम कहें मॉडल। तो यानी कि वो गाय जो सबसे अधिक छोटी लगती है एक मॉडल की तरह, मिनिएचर की तरह, तो वो है हमारी बच्चोर गाय। नेक्स्ट, भेड़ की किस नस्ल के मेमने की मृत्यु दर सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा चोकला भेड़ के जो मेमने हैं वो उनमें मृत्यु दर सबसे अधिक होती है। और इसका कारण क्या है? इसकी कम दुग्ध उत्पादकता, ये इसका कारण है। कम दुग्ध उत्पादन के कारण इसके जो मेमने हैं वो कमजोर होते हैं और जिनके कारण उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। चोकला हमने बताया था पिछले पार्ट में, ये शेखावाटी एक नस्ल है, यानी कि नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू, चूरू, इन जिलों में ये पाई जाती है, जिसके कारण इसको कहा जाता है शेखावाटी
भेड़ या फिर छापर, ये इसके उपनाम है। उसके बाद गाय की किस नस्ल के पशुओं में 90% सींग कैंसर पाया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शंस नहीं, डायरेक्ट हमारा आंसर कांकरेज गाय, क्योंकि जो कांकरेज नस्ल की जो गाय है इसके जो सींग होते हैं वो सबसे अधिक बड़े होते हैं, वीणा के आकार के सींग होते हैं इसके, और उनमें 90% कैंसर पाया जाता है, जिसके कारण उनको हटा दिया जाता है। और इस हटाने की क्रिया को कहा जाता है रीहार्निंग या फिर डिसबेडिंग, ये कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और दूसरी चीज कि देसी नस्लों में जो सबसे अधिक भारी नस्ल है गाय की वो है हमारी कांकरेज, और जिसका उपनाम है सांचोरी या फिर बनियार, ये इसका उपनाम है बनियार या फिर सांचोरी। चलिए नेक्स्ट, ऊंट की किस नस्ल का निचला होठ लटका हुआ होता है? नीचे का होठ है वो लटका हुआ होता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा मेवाड़ी नस्ल का। और मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था जो मेवाड़ क्षेत्र है ये हमारे राजस्थान में नीचे यहाँ पर है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये जिले हैं जो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और ये राजस्थान में इनकी जो स्थिति है वो है नीचे की तरफ, दक्षिण में। तो देखिए दक्षिण की तरफ जो ऊंटों की नस्ल है नीचे की तरफ राजस्थान में, उसी नस्ल के ऊंट का जो होठ है वो भी नीचे होता है, लटका हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय भैंसों का उत्पादन किस ब्यात काल में स्थिर रहता है? तो देखिए दुग्ध उत्पादन है उनका वो स्तर किस ब्यात काल में रहता है? तो वो रहता है तीसरे से लेकर 5वें तक, लेकिन 1 से तीसरे तक तो बढ़ता है, और फिर 5वें के बाद में जितने भी आगे ब्यात काल हैं तब उनमें वो कम होता है, और स्तर है वो 3 से 5 तक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए ऊंट के पानी पीने के बाद आरबीसी में कितने गुना वृद्धि हो जाती है? ये आरबीसी आपको पता होगा खून के अंतर्गत होती है, रेड ब्लड सेल। इनमें कितने गुना वृद्धि हो जाती है? तो इनमें वृद्धि हो जाती है 240 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों पर, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो देखिए चाहे इंसुलिन की बात करें या फिर बात करें वो दूसरे तत्व लाइसोजाइलम की, ये लाइसोजाइलम होता है एक तत्व, जैसे कि हमारी आंख में इसमें जैसे कोई बैक्टीरिया गिरता है तो वो मर जाता है, जैसे कि हमारी आंखों में कोई मच्छर जैसे गिरता है तो मर जाता है। तो लाइसोजाइलम और इंसुलिन ये दोनों के दोनों तत्व होते हैं ऊंटनी के दूध में सर्वाधिक, जिसके कारण जो भी कोई मधुमेह का रोगी है, शुगर पेशेंट है, उसको ऊंटनी का दूध पीने की सलाह दी जाती है इसी इंसुलिन के कारण। और इसके अलावा यदि विटामिन की बात करें कि कौन सा विटामिन है वो ऊंटनी के दूध में सर्वाधिक होता है, तो वो होता है विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट, पत्तीनुमा कान बकरी की किस नस्ल के होते हैं? पत्तीनुमा कान, देखिए एक गाय है जिसके पत्तीनुमा कान होते हैं, और वो गाय तो है हमारी गिर, जिसके घुमावदार कान कह सकते हैं या फिर पेड़ के पत्तों के समान कान कह सकते हैं। और बकरियों में ये जो विशेषता है वो है सिरोही नस्ल की बकरी की। उसके बाद नेक्स्ट, दूध हेतु पाले जाने वाली भेड़ की नस्ल है। हमने आपको बताया था कि भेड़ की एक नस्ल है जो कि त्रिकाजी है, जिसके द्वारा मांस प्राप्त किया जाता है, उसी से दूध प्राप्त किया जाता है और उसी से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ये सोनाड़ी नस्ल है, ये एकमात्र दूध हेतु पाले जाने वाली भेड़ की नस्ल है सोनाड़ी, जो कि उदयपुर संभाग में या फिर हम कहेंगे दक्षिण राजस्थान की एक प्रचलित भेड़ की नस्ल है। उसके बाद नेक्स्ट, ऊंट एक बार में कितने लीटर पानी पी सकता है? एक बार में पूछा है कितने लीटर पानी पी सकता है, तो पी सकता है 135 लीटर। लेकिन ऊंट को एक दिन में जितना पानी चाहिए उसकी जो कैपेसिटी है वो है उसकी 15 से लेकर 35 लीटर इसको पानी चाहिए। यानी कि ऊंट यदि एक बार में 135 लीटर पानी पी लेता है, उसके बाद में उसको चाहे 5 से 7 दिन पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी कारण कहा जाता है कि ऊंट एक बार पानी पीने के बाद 5 से 7 दिन तक जीवित रह सकता है, यानी कि पानी नहीं पीता है वो। कृत्रिम रूप से अंडे सेने हेतु इंक्यूबेटर मशीन का तापमान रखते हैं। देखिए जो अंडे सेने की क्रिया होती है, यानी कि जो अंडे होते हैं मुर्गियों के द्वारा दिए जाते हैं, फिर उनको सेने के बाद फिर वो चूजे बनते हैं, तो वो जो कृत्रिम विधि है इंक्यूबेटर मशीन के द्वारा वो की जाती है। तो उस मशीन का तापमान कितना रखा जाता है ताकि उनका अंडे का सेने का जो तापमान है वो नियंत्रित हो, तो वो रखा जाता है उस मशीन का 100 डिग्री फारेनहाइट। ये आपको याद रखना है, फारेनहाइट है ये, सेल्सियस नहीं है, तो 100 डिग्री फारेनहाइट। उसके बाद देखिए मुर्गियां किस आयु तक सर्वाधिक अंडा उत्पादन करती हैं? तो देखिए मुर्गियां किस आयु तक, तो मुर्गियां करती हैं 32 से 35 सप्ताह की आयु तक।
वैसे नॉर्मल जो मुर्गियों की आयु होती है वो होती है 4 से लेकर 4.5 वर्ष तक, लेकिन जिनमें से जो ये सबसे अधिक अंडा उत्पादन करती हैं वो करती हैं 32 से 35 सप्ताह तक। और जो मुर्गियां अंडे उत्पादन करती हैं उनको कहा जाता है लेयर्स, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों पर, ऊंट के शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो देखिए ऊंट के शरीर का जो तापमान है वो दिन भर परिवर्तित भी होता रहता है और वो नियंत्रित होता है उसके कुबड़ के द्वारा। आपको पता है ऊंट के ऊपर एक इस प्रकार का कुबड़ होता है, जो कि हमारे राजस्थान में जितने भी ऊंट की नस्लें हैं उनमें तो एक ही कुबड़ होता है, और जो 2 कुबड़ होते हैं वो पाए जाते हैं लद्दाख में ऊंट। तो हमारे राजस्थान में एक कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं और इसी के द्वारा इनका तापमान नियंत्रित होता है। उसके बाद में मुर्गी घर में नर व मादा को किस अनुपात में रखते हैं? तो ये रखा जाता है 1 तो वहां पर मुर्गा और 10 वहां पर मुर्गियां, ये अनुपात होता है मुर्गे और मुर्गियों का मुर्गी घर में। नेक्स्ट, विश्व की 80% ऊन किस नस्ल के द्वारा प्राप्त की जाती है? तो देखिए ये की जाती है मेरिनो के द्वारा, और इसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ऊन प्राप्त होती है विश्व में, और ये प्रति वर्ष देती है 5 से 6 kg प्रति वर्ष, ये याद रखना है, ऊन देती है 5 से 6 किलो। और इसी के आधार पर जो 80% ऊन की जो पूर्ति है वो इसी नस्ल के द्वारा होती है। और जो हमारे राजस्थान की जो मेरिनो है, जो देसी नस्लों में जो मेरिनो है वो है हमारी चोकला। चलिए उसके बाद में, भेड़ की किस नस्ल को गर्मियों में ज्यादा गर्मी व ज्यादा प्यास लगती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुर्रा। और इसको हमने पहले बताया था कि इसका जो रंग होता है वो बिल्कुल काला सा जेड ब्लैक होता है, त्वचा इसकी चमकीली होती है, जिसके कारण ये जो ऊर्जा है, उष्मा है, वो अधिक अवशोषित करती है और इसको सबसे अधिक गर्मी लगती है, और जिसके कारण गर्मी अधिक लगेगी तो ज्यादा प्यास भी लगती है। और ये भैंस है हमारी मुर्रा नस्ल की, जिसके द्वारा सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन किया जाता है, जो कि हमारी एक डेयरी भैंस के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि व्यापारिक दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण भैंस की नस्ल है वो हमारी मुर्रा ही है। इसके बारे में इतने क्वेश्चंस। उसके बाद में देखिए, दुल्की या फिर दुल की चाल के लिए प्रसिद्ध बैल किस नस्ल के होते हैं? तो ये होते हैं नागौरी नस्ल के। एक हमने पहले बात की थी कि सवाई चाल हेतु कौन सी नस्ल के बैल फेमस है? तो सवाई चाल के जो बैल है वो है हमारे कांकरेज नस्ल के बैल, यानी कि सबसे तेज चलने के लिए। जबकि जो दुल की चाल है वो होती है नागौरी नस्लों के बैलों की। उसके बाद देखिए, रटिया मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऊंट। ऊंट में होता है रटिया फिर मस्त अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। 2 भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? तो देखिए यह डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, वो होता है हमारा भेड़ का। उसके बाद नेक्स्ट, कानूनी मानक के अनुसार भैंस के दूध में वसा होनी चाहिए। कानूनी मानक के अनुसार देखिए, वैसे जो जितने भी हमारे दुधारू पशु हैं उनमें से जो सबसे अधिक जो वसा होती है वो होती है भेड़ के दूध में, और ये होती है 7.90%। उसके बाद में आती है भैंस। भैंस के दूध में भी जो वसा होती है वो होती है 7.38%, यानी कि सबसे अधिक जो गाढ़ा दूध होता है वो होता है भेड़ का, और उसके बाद में फिर भैंस का। लेकिन ये अलग अलग भैंस की नस्लों के आधार पर अलग अलग होता है, लेकिन इसको ऑल ओवर हमारी RBSC की बुक में लिखा हुआ है कि जो भैंसों के दूध में जो वसा की मात्रा होती है वो होती है 7.38%। तो देखिए गवर्नमेंट ने एक मतलब मानक तैयार किया हुआ है कि इससे कम जो भैंस के दूध में है वो वसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग हैं वो अपने आर्थिक लाभ के लिए इसमें पानी वगैरह मिला देते हैं। तो उसने निश्चित किया हुआ है 6% फैट होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, बकरी की किस नस्ल के पिछले हिस्से जांघों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं? तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक ही आंसर करना है जमुनापरी। इसका राइट आंसर होगा जमुनापरी। लेकिन जो बीटल नस्ल है वो जमुनापरी से मिलती जुलती है, इसके भी पीछे की टांगों पर यानी कि जांघों पर बाल पाए जाते हैं। दोनों सेम नस्ल हैं, यानी कि इसकी नाक भी रोमन और जमुनापरी की नाक भी रोमन, यानी कि दोनों ही तोतामुखी नस्ल है। तो बीटल हम यदि जमुनापरी ऑप्शंस में नहीं हो तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा बिल्कुल जो 100% राइट आंसर होगा वो होगा हमारा जमुनापरी। उसके बाद में
वह मुर्गी जो 72 सप्ताह बाद अंडे देना बंद कर देती है, उसके बाद वह अंडे सेने का कार्य करती है, तो मुर्गी क्या कहलाती है? तो देखिए उसे कहते हैं कुड़क मुर्गी। हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो सबसे अधिक अंडे देती हैं ये 32 से 35 सप्ताह तक, और उसके बाद में इनकी अंडे उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन फिर भी देती हैं 72 सप्ताह तक, और 72 सप्ताह के बाद में तो ये अंडे देना बिल्कुल ही बंद कर देती हैं। उसके बाद में ये मुर्गियां कहलाती हैं कुड़क मुर्गी, या जिसे हम कहते हैं बुड्डी या फिर ब्रूडी मुर्गी, और ये फिर काम करती हैं अंडे सेने का, और एक साथ ये 8 से 10 अंडे सेती हैं उनको, यानी कि अंडे सेने का काम करती हैं, एक साथ 8 से 10 अंडे ये सेती हैं। उसके बाद नेक्स्ट, चूजे खरीदने का सबसे उपयुक्त समय है। तो देखिए चूजे जब भी खरीदें यानी कि डेयरी फार्म स्टार्ट करें तो वो सबसे उचित समय होता है फरवरी से मार्च। इसी के साथ अंडे सेने का जो समय होता है, अंडे सेने का जो समय होता है वो भी सबसे उपयुक्त समय फरवरी और मार्च का ही होता है। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, चाहे चूजे खरीदें या फिर अंडे सेने का काम हो, ये दोनों ही फरवरी मार्च के महीने में करना सबसे उपयुक्त होता है। इसी के साथ नेक्स्ट, ऊंट की किस नस्ल में झिरपा व स्टॉप का अभाव होता है, यानी कि झिरपा और स्टॉप नहीं पाया जाता है? तो देखिए वो नस्ल है हमारी गुजरात के कच्छ रण की जो नस्ल है कच्छी, इसमें झिरपा और स्टॉप नहीं पाया जाता है। झिरपा का मतलब उसके जो कान है, आंख है, उसके चारों ओर जो बाल होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, और उसके सिर के ऊपर ये गड्ढा नहीं पाया जाता है जिसे स्टॉप कहते हैं। ये दोनों ही विशेषताएं उसमें नहीं होती हैं, जबकि ये जिसमें होती हैं उस नस्ल का नाम है बीकानेरी ऊंट। ये हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। तो चलिए गाइज, यहाँ पर ही हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।